छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट एंड रिप्लेसमेंट जो चैप्टर है। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, इस पर थियरी कुछ किए क्या होता है, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हमने जो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी जानना आवश्यक होता है। और एक एक क्योंकि इसमें प्रत्येक पार्ट के किस स्थिति में क्या होगा यह वर्णन किया गया है, तो इसलिए हम लोग आज इसी शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें यह बुक है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा एवं डॉक्टर एस.सी. गोयल द्वारा लिखित साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित। तो इसी पुस्तक से मैंने प्रॉब्लम को लिया है। यह है प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें है कि ग्रेच्युटी एंड ग्रेच्युटी एक्ट, इसके बारे में किस तरह ग्रेच्युटी जो प्राप्त होती है उस पर कैसे वो कैसे टैक्सेबल है और कैसे कितना एग्जाम्प्ट है, इसको देखेंगे। तो यह क्वेश्चन है कि मिस्टर ए एक प्राइवेट कंपनी से 30 नवंबर 2018 को रिटायर हुए। वह 1 मार्च 1992 से कार्य कर रहा था। उसे 8 लाख रुपया ग्रेच्युटी की प्राप्त हुई और इनका वेतनमान 1 मार्च 2007 से 20,400, 32,800, 60,000। उसे मूल वेतन का 25% महंगाई भत्ता भी मिलता है। क्रमुक्त ग्रेच्युटी की गणना कीजिए और कि उस पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है तो, और ख है कि उस पर ग्रेच्युटी अधिनियम नहीं लागू होता है तो यही हमारा प्रश्न है। अब हम इस सॉल्यूशन ए अर्थात कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो इसमें सैलरी होगा हमारा, सैलरी में क्या क्या माने 24,400 प्लस 6,100 बराबर 30,500 और गुणे 15/26, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है तो 15/26 दिनों का माना जाता है महीना, क्योंकि 4 संडे होता है, तो 15/26 बराबर 17,596 रुपया यह हुआ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम, इसमें अर्थात 17,596 गुणे जो है वो उनका नौकरी का जो पीरियड है 1992 से वो कार्य कर रहे थे 1 मार्च से, और जो है वो रिटायर कब हुए 30 नवंबर 2018 को। तो वह हो गया, तो 27 साल उनका हुआ नौकरी का, तो 17,596 गुणे 27 बराबर 4,75,092 रुपया। दूसरा है कि ग्रेच्युटी में है कि 20 लाख, और तीसरा है कि अमाउंट रिसीव्ड, तो उन्हें अमाउंट कितना मिला ग्रेच्युटी का, तो 8 लाख रुपया ग्रेच्युटी का मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें से जो सबसे कम होगा वही एग्जाम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। तो इनका एग्जाम्प्ट अमाउंट जो होगा वो होगा 4,75,092। हमारे चूंकि हमसे पूछा जा रहा है कि उनका जो है ग्रेच्युटी की गणना, करमुक्त ग्रेच्युटी की गणना कीजिए, इसलिए हम टैक्स फ्री ग्रेच्युटी बता रहे हैं कि उनका टैक्स फ्री इतना होगा, अर्थात जो 8 लाख रुपए उनको मिले हैं
तो 8 लाख माइनस 4,75,092 जो रेस्ट आएगा वो जो है वो टैक्सेबल इनकम उनका माना जाएगा। कि हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि एग्जम्प्टेड अमाउंट आप बताइए, इसलिए हमारा आंसर होगा कि 4,75,092। तो यह तो हो गया कि कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत यदि आते हैं तो। दूसरा है कि अमाउंट, इसके बाद दूसरा है कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यदि ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता हो तो भी पूछा गया है। तो वैसी स्थिति में हम करेंगे नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो सैलरी 1 मंथ गुणे 24,000 बराबर 24,000, और सैलरी 9 मंथ गुणे 24,000 तो 2,19,000 हमारा हो जाएगा 2,43,600, और एवरेज सैलरी 24,360। तो और हाफ मंथ सैलरी होगा हमारा 12,180। इसका आधा कर देंगे तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, जो कि 12,180 गुणे 26, क्योंकि वहां भी हम लोग किए थे ना 15, तो वही 12,180 गुणे 26 ईयर बराबर 3,16,680, और दूसरा हो गया कि 20 लाख, और तीसरा अमाउंट रिसीव्ड 8 लाख। तो इसमें अगर ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वैसी स्थिति में इनका एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा 3,16,680। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम अब बनाएंगे प्रॉब्लम नंबर 7। अब पेंशन के बारे में, यह तो हो गया ग्रेच्युटी का, हम छोटी छोटी जो है रूप में जो है क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया गया है, और सब पर अलग अलग। तो वह तो ग्रेच्युटी के लिए हुआ। अब पेंशन के लिए क्या किया जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए है प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में है कि 30 नवंबर 2018 को नौकरी से रिटायर हो गया, उसे 31 जनवरी 2019 तक 9,000 रुपए मासिक पेंशन माह के अंतिम दिन मिली। 1 फरवरी 2019 को उसने 2/3 पेंशन 4,80,000 रुपए में बेच दी। प्रयोग पेंशन की गणना यह मानते हुए कीजिए कि वह कर्मचारी था। पहला है कि केंद्रीय सरकार का, और ए और बी है पंजाब सरकार का कर्मचारी, और सी में है कि एबीसी लिमिटेड का उसे ग्रेच्युटी नहीं मिली। अर्थात एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, और एक हो गया कि प्राइवेट जिसमें की ग्रेच्युटी नहीं मिली है। तो तीनों परिस्थितियों में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ही नियम लागू होता है। तो इसलिए ए और बी दोनों के लिए जो है वही नियम लागू होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान करके। पेंशन फॉर दिसंबर एंड जनवरी, तो दिसंबर और जनवरी में पेंशन क्या मिला, 9,000 रुपया मासिक। तो 9,000 गुणे 2 बराबर 18,000 रुपया, क्योंकि अंतिम लिया जाता है जब रिटायर करता है उसी पिछले 2 महीने का हो गया। पेंशन था फरवरी एंड मार्च, जो उसको पेंशन मिला है वो 6,000। तो कम्यूटेशन पेंशन होगा, और पेंशन एग्जाम है तो चार्जेबल पेंशन होगा 24,000। चार्जेबल पेंशन उसका होगा 24,000, इसी पर टैक्स रहेगा, यही टैक्सेबल होगा। सी है कि इम्प्लाई ऑफ एबीसी लिमिटेड का यदि वो इम्प्लाई हो तो पेंशन फॉर दिसंबर एंड जनवरी 18,000, पेंशन फॉर फरवरी एंड मार्च 6,000, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन हो गया 1,20,000। तो जो है ऐसी स्थिति में 12,000 रुपये चूंकि उसका मासिक वेतन था तो वो हो गया। इसका चार्जेबल पेंशन हो गया 1,44,000।
1,44,000। अब इसको थोड़ा और हम लोग क्लियर कर देंगे नोट्स के माध्यम से। तो चार्जेबल कम्यूटेड पेंशन हैज बीन कंप्यूटेड एज अंडर। कैसे कंप्यूट किया गया है? तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन 4,80,000, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन 4,80,000 गुणे 3/2 बराबर 7,20,000, और एग्जम्प्टेड अमाउंट कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 पेंशन ₹7,20,000 भागा 1/2 तो 3,60,000। तो और चूंकि ग्रेचुइटी इसको नहीं मिला है, नॉट रिसीव ग्रेचुइटी, टैक्सेबल अमाउंट बराबर 4,80,000 माइनस 3,60,000 बराबर 1,20,000। वही ऊपर में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आया है 1,20,000। वही यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 7। इसके बाद आगे फिर हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम 11। प्रॉब्लम 11 की चर्चा करेंगे। इसमें है क्वेश्चन है कि एक कंपनी में कर्मचारी है, उसे स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर 9 लाख रुपए दिए। अब यहाँ जो है स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। कंपनी में रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है। रिटायरमेंट के समय एक की आयु 50 वर्ष थी तथा वह कंपनी में 22 वर्ष कार्य कर चुका था। रिटायरमेंट के समय उसका मासिक वेतन निम्न प्रकार था। बेसिक सैलरी 20,000, डियरनेस अलाउंस 50% इंक्लूडेबल फॉर पेंशन 8,000, इसमें 50% जो है पेंशन के लिए शामिल है। HRA 5,000। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर द एक्ट। कंपनसेशन का क्या अमाउंट होगा, क्योंकि स्वेच्छा से रिटायर कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग अब निकालेंगे तो वही कंप्यूटेशन ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। सैलरी फॉर दिस पर्पस ₹20,000 प्लस 50% ऑफ DA। तो चूंकि 8,000 मिल रहा है तो 8,000 में करेंगे 50% पेंशन के लिए है शामिल, तो 50% ऑफ DA बराबर 4,000। तो इसका हो गया सैलरी हो गया 24,000। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इसका है 22 ईयर, 22 साल की सर्विस किया है। उसके बाद सर्विस लेफ्ट इन मंथ, तो चूंकि 50 वर्ष इसकी आयु है वॉलंटरी रिटायरमेंट के समय में, और 60 की आयु पर रिटायर करता है, तो अर्थात कि 10 साल इसका बकाया है। तो 12 गुणे 10 बराबर 120 मंथ इसका सर्विस बचा हुआ था। तो वही है कि सर्विस लेफ्ट इन मंथ 120 मंथ। एग्जम्प्टेड अमाउंट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है निम्न में से जो कम होगा वही होगा। पहला तो अमाउंट रिसीव्ड, तो वो पाया 9 लाख। अब हमें देखना है कि कौन कम है, सबसे कम कौन है वही एग्जम्प्ट होगा। तो 9 लाख रुपया प्राप्त किया। 3 मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो सैलरी हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं कि 24,000, 20,000 और 4,000। 24,000 है तो 24,000 गुणे 22, क्योंकि 22 साल की सर्विस किया है, और गुणे 3 बराबर 15,84,000।
तीसरा है कि सैलरी ऑफ बैलेंस ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो यह जो है सर्विस ऑफ बैलेंस कितना, 120 महीना का सर्विस बचा हुआ है, तो 24,000 गुणा 120 बराबर 28,80,000 और मैक्सिमम एग्जम्पशन 5 लाख। चार है, इनमें से जो सबसे कम रहेगा वही जो है एग्जाम्प्ट होगा, यही हम लोगों को देखना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि सबसे कम यह 5 लाख ही है और चूंकि मिला है उसको 9 लाख, इसलिए 5 लाख एग्जाम्प्ट होगा, तो 9 लाख माइनस और 4 लाख जो है टैक्सेबल अमाउंट होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर द एक्ट, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, इसलिए हम लोग इसको घटा के दिखाए। अगर हमसे पूछा जाता है कि एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है तो हम लिख देते जो है 5 लाख, लेकिन यहाँ पूछा गया इसलिए हमारा होगा 9 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। इस तरह यह क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉब्लम 13। मैं सोच रहा हूं कि अब जब शुरू हम लोग कर ही दिए हैं तो क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ताकि हम लोगों को भी आपको भी ज्यादा क्वेश्चन इस लॉकडाउन के पीरियड में मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम 13 है कि मिस्टर जॉर्ज इज एम्प्लॉयड एज ए वर्कर इन ए फैक्ट्री ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000, 20,000 महीने सैलरी पर हैं। ऑन 1 अगस्त 2018 his service were retrenched on account of closure of business, उनको रिट्रेंच कर दिया गया सर्विस से क्योंकि व्यवसाय बंद होने के चलते। अब देखिए इसमें हमने इसीलिए ग्रेचुइटी का दिखाया, आपको ऑन लीव का जो इनकैशमेंट है उसको दिखाया, पेंशन का बनाया, इसके बाद जो है बाकी मैंने और वॉलंटरी रिटायरमेंट का बनाया, और यह जो है अब अंतिम जो आपका प्रश्न है वह है रिट्रेंचमेंट। तो मैंने सारे तरह के अगर जिस तरह की भी आए, और यह जो है यह क्वेश्चन में जो सॉल्व किया हुआ या इसमें जो जानी हुई बात है वह लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन सारे छोटे छोटे बिंदुओं को भी ध्यान में आप लोग रखें और इससे अधिक से अधिक इसका लाभ लें। हाँ, तो वही करेंट बिजनेस बंद होने के चलते जो है इनका रिट्रेंचमेंट हो गया। ही सर्व द एम्प्लॉयर फॉर 10 ईयर, यहाँ पर उसने 10 साल की नौकरी की थी। ही रिसीव्ड ए कंपनसेशन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो 80,000 मिला कंपनसेशन ऑन 1 दिसंबर 2018। He got another appointment on a monthly salary of 17,600, और दूसरा अपना जो है नौकरी करने लगा 17,600 रुपये प्रति माह पर। On 1 February 2019, in order to meet the expenses of his daughter's marriage, he received an advance of 4 months salary and also took a loan of ₹5,000 from his employer for the purpose। तो जो है अपना 4 महीने का सैलरी एडवांस दिया, उसके बाद 5,000 का लोन दिया। ठीक है। व्हाट इज हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, assuming that the salary is due on the 1st of the next month, माने अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है, यह मान करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। 5 मंथ सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर 20,000 रुपये पर मंथ पर था, तो 20 बचे 100, 1 लाख रुपया हो गया 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। 3 मंथ सैलरी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 17,600 पर मंथ।
17,600 गुणे 3, 52,800। 3 month एडवांस सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून, ये भी हो गया 52,800। और कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, अब इसमें चूंकि उसके इनकम में नहीं हो तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो जो 80,000 पाया है तो उसको जो है वो एकदम होगा, तो इसलिए इसका हम जोड़ दिए कि 2,05,600 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, तो उसका टैक्सेबल सैलरी हो गया 1,65,600 का टैक्सेबल सैलरी हो गया। अब जो है मैं हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें नोट, इसलिए हमने दे दिया है। द अमाउंट एग्जम्प्टेड रिगार्डिंग कंपनसेशन विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे जो लिस्ट जो कम होगा वही जो है कंपनसेशन का वो जो है एग्जाम्प्ट होगा। A 1/2 months average pay for every completed year of continuous service, तो 1,00,000 हो गया, क्योंकि 20,000 रुपया पा रहा है, 10 साल सर्विस किया है, तो 2,00,000 का आधा 1,00,000। अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ 5,00,000 तक दिया जा सकता है। द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 80,000 मिला है उसको, हेंस टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा, तो टैक्सेबल अमाउंट अब जो है वो भी 1,00,000 था, एक 5,00,000 है, तो ऐसी स्थिति में जो है 80,000 चूंकि 1,00,000 दोनों से कम है, इसलिए इसका कोई टैक्सेबल, इसीलिए इसको टैक्सेबल अमाउंट में नहीं जोड़ा गया है, इसी का क्लेरिफिकेशन है। दूसरा, लोन इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी, वो तो लोन लिया है उस पर वो इंटरेस्ट देगा, फिर उस लोन को चुकाएगा, तो वह उसका इनकम नहीं है, इसीलिए सैलरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। लोन डज नॉट एक्सीड ₹20,000, दूसरी ये भी बात है कि वो जो है 20,000 से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड या इंक्लूडेबल, यह हो गया सैलरी इनकम में नहीं आ जाएगा। नहीं तो अगर 20,000 से अधिक लोन रहे और उस पर जो सूद मिलता है 20,000 से अधिक पर, तो वैसी स्थिति में वह जो अधिक जो होता है इंटरेस्ट का, वह अधिक इनकम में जोड़ा जाता है, तो वो भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह हम लोगों का आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें जितनी तरह के क्वेश्चन थे मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, चाहे वे लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हों, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हों, या किन किन परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमने इसमें किया कि मान लीजिए ग्रेजुएटी मिलती है तो क्या होगा, वैसे ही जो सिंपल जो रिटायरमेंट का था, जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के रिटायरमेंट था, उसमें भी हमने यही प्रयास किया था कि हर तरह के जो पहलू हैं, हर तरह के जो क्वेश्चन हैं, उन सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और बाकी जो है इतना क्वेश्चन यदि आप ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि प्रैक्टिकल लाइफ तो नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में अब काफी होगा, इससे अलग से कुछ नहीं आना है। अब मान लीजिए इक्का दुक्का कोई आइटम भले उसमें आ जाए, या चूंकि जब अगले साल की बात हम करेंगे तो उसमें जो है कुछ नियम कानून जो चेंज होंगे, उसके चलते जो भी अंतर आ जाए, तो बाकी सारी चीजें मैं प्रयास करके आपको मैंने समझा दिया है। और अब आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप इस सैलरी चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए होंगे।
क्योंकि यह एक काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एक तो सैलरी जो है वो इनकम का फर्स्ट हेड है, तो फर्स्ट हेड ऐसे ही नहीं रखा गया है, यह वास्तव में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करोड़ों लोग सैलरी से इनकम प्राप्त करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि कुछ ऐसे इनकम है जो व्यापार नहीं करेगा, वो व्यापार का इनकम उसको नहीं होगा, जिसके पास मकान नहीं होगा। लेकिन जनरली सबकी एक रहती है ना अभिलाषा, कुछ ही होंगे वैसे बहुत बड़े लोग जो नौकरी न करना चाहें। अधिकांश लोगों की अभिलाषा रहती है कि हमें नौकरी मिले। तो मान लीजिए कि नौकरी मिलेगी तो हम कम से कम यह जाने कि हाँ हमें किस तरह से टैक्स देना है, साथ ही हमें टैक्स चुराने का जुगाड़ नहीं करना है। इस सारी बातों की जानकारी हम लोग जो है इस पेपर में इस पेपर में करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि इसी जानकारी के परिणाम स्वरूप जो है बिना LLB किए हुए भी आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए प्रैक्टिस करने के हकदार हैं। तो जो है अर्थात एक तरह से एज ए लॉयर, एज ए स्पेशलिस्ट आप सिर्फ इस बीकॉम की डिग्री पर आप जो है सेल टैक्स ऑफिस या इनकम टैक्स ऑफिस में जो है अपने क्लाइंट का, अपने कस्टमर का केस जो है डील कर सकते हैं। तो यह आपको लाभ मिला हुआ है। क्या तो हो गई बात अच्छे कि इसके बाद हम लोग आगे अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक मैं आपको उम्मीद रखूंगा कि आप जितना पढ़ाया गया है, खास करके लॉकडाउन या अनलॉक दोनों पीरियड में, उन सबको एक बार ईमानदारी से बढ़िया से अगर पढ़ाई करें तो मैं समझता हूँ कि क्लासरूम से ज्यादा लाभ इसमें आपको हो जाएगा। क्योंकि क्लासरूम में मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन हल किया जा सकते, क्योंकि एक दिन में एक सीमा निश्चित रहती है कि 50 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन घर पर बैठ करके पूरा का पूरा नोट्स तैयार करते हैं, यह सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल की ही बात ले ली जाए, नोट्स जो तैयार करते हैं बाकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए वो तो अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल की ही बात हम लोग करें तो हम लोग एक दिन में देख रहे हैं आप 4, 5, 6 नंबर को सॉल्व कर जाते हैं। यह क्लासरूम में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बीच में टोका टोकी स्वाभाविक है कि होती है, किसी को कहीं कुछ नहीं समझ में आया, फिर उसको बताने में समय ऐसे करते करते शायद 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ तो 5-5, 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, और फिर इतना ही नहीं आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से आप मिले। तो अभी आपका एक और ऑप्शन जो है खुला हुआ है कि आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, जो कि क्लासरूम में संभव नहीं है, क्योंकि लड़कों की संख्या रहती है, तो उस संख्या में सबके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर टीचर कहता है ठीक है भाई आओ क्लासरूम के बाद हमारे चैम्बर में आओ, हमारे ऑफिस में आओ, वहाँ बताएंगे। बहुत से लड़के जाने में हिचकिचाते हैं, नहीं जाते हैं, फिर वापस अपना दूसरे लड़कों से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो है, यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कमेंट आपका आएगा तो पूरा मैं तैयार हूँ, बैठा हुआ हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूँ, ताकि इस बंदी का कोई जो है साइड इफेक्ट न हो आपका। हम लोग यही इच्छा है और यही हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है, विश्वविद्यालय भी यही चाह रहा है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जितना हो सके आप पढ़ाई लिखाई करें, कराएं। अब
जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने तो कई बार आपसे कहा और हम सबको तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए वह तो अभी हम लोगों का एक अधूरा रह जा रहा है। अन्यथा अगर ऑनलाइन क्लासेज होते, चूंकि हम समय दे ही रहे हैं तो बेहतर होगा। जितना देर हमको नोट्स तैयार करने में लगता है, मान लीजिए हमारा एक समरी रख के हम किसी जो जानकारी है हम आप तक शेयर करते हैं तो और बेहतर रहता है। उतना देर हम बोल लेते हैं, नोट तैयार करते हैं, इसके बाद जब बोलते ही हैं तो फिर यह भी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में आगे की चर्चा हम लोग करेंगे।